हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, बड़े रहने चाहिए. सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट सेशन ऑफ CFA L1 फाउंडेशन इकोनॉमिक्स क्लास एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास जो कहीं पे CFA में मेंशन नहीं है, मगर इसमें आपको सब कुछ मिलेगा एज सच जो आपका L1 L2 एंड जब आप जॉब करने जाओगे एंड इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके अंदर कंपैरिजन करने के लिए हेल्प मिलेगी, राइट? तो ये बेसिक क्लास है जिसके ऊपर हम सारे L1 को बेस करेंगे, L2 को बेस करेंगे. उसके बाद और डिफरेंट इकोनॉमी का जब मैं कंपैरिजन करने के लिए वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ तो उसमें भी बहुत सारी हेल्प करेगी. देयरफॉर दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी क्लास आई एम मेकिंग आउट. स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हु इज़ दिस पर्सन. सो गाइज आई थॉट ऑफ जस्ट प्लेसिंग हिम राइट ओवर हेयर कि इनको क्रेडिट देना चाहिए जो इनको क्रेडिट मिला नहीं है. He is the first systematic economist and public finance strategist. He is a visionary leader, politician, writer, diplomat, kingmaker in himself. His name is, I think you guessed it right, his name is Chaniputra Vishnugupta Chanakya, and I think name itself define who is, right? और अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स के ऊपर एक किताब आती है वेल्थ ऑफ नेशंस करके, राइट, वेल्थ ऑफ नेशंस करके फॉर कैपिटलिज्म, ये एडम स्मिथ ने लिखी थी. जो एडम स्मिथ के पापा हैं ये, राइट, उन्होंने उस टाइम पे इकोनॉमी की बुक्स लिखी, इकोनॉमी के ऊपर बुक लिखी है, राइट. और जितने भी इकोनॉमिक्स आए हैं इस बंदे ने इकोनॉमी को अप्लाई करा है, राइट, एंड क्रिएट द नेशन इन इटसेल्फ, द मोस्ट undefeatable and formidable empire on the face of earth. That is modern dynasty he has created. Okay, so इनकी एक बुक्स आती हैं, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ बुक्स, आप जाके पढ़ भी सकते हो. और अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो शायद मैं वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेस मुझे क्या कहते हैं उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. बट एक बुक आती है इनके कंपाइलेशंस की, वो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, बट एंड पढ़ना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस पर्सन. बिकॉज सी द पॉइंट इज़ दैट इनके बताए हुए सारे मंत्र जो या इनके बनाए हुए सारे सिस्टम्स, राइट, वो आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो अप करती है. डिप्लोमेट्स उसका यूज़ करते हैं, स्पाइज उसका यूज़ करते हैं. तो अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस मैन. ओके, एंड इनका कम से कम एक स्टैचू तो बनना चाहिए यार इंडियन कैपिटल के अंदर. किसी भी नेता से इम्पोर्टेंट नहीं बनता है जो देश का एक फेस बन सकता है. ओके, बताना ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. एंड एक राइटर है जिन्होंने इनका बुक्स का कन्वर्जन किया है इंग्लिश में, आशमा शास्त्री करके है नाम. सर्च कर लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गई होगी स्पेलिंग, बट सर्च कर लेना. इनके 500 to 700 पेजेस की किताब आएगी, उसको सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ता है. बट सी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब मैंने इनको पढ़ा था पहली बार, नॉर्मली मुझे भी पता चला था जब मैं इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था, तो बहुत डेप्थ में इस बंदे ने लिखा है जो भी लिखा है. एंड यू नीड अ सर्टेन फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू हैव दैट कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज़ रिटन. ठीक है, चलो अब हम अपने सेशन पे बढ़ते हैं आगे. सो दिस इज़ अ सीरीज ऑफ CFA L1 Foundation, and on Wednesday, Monday and Friday I am uploading a continuous series. मंडे को हम FSA कवर कर रहे हैं, वेडनेसडे को इकोनॉमिक्स एंड फ्राइडे को QM कवर कर रहे हैं. आप डाउनलोड कर सकते हो नोट सारे कोर फाइनेंस अकेडमी के ऐप पे, एंड फ्री मटेरियल के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा. जो सारी सीरीज़ होने वाली है, पूरे सारे सेशंस होने वाले हैं, इसके अंदर आपको पढ़ा कोई भी देगा, बट क्वेश्चंस को किस तरीके से सोचा जाता है, क्वेश्चंस को किस तरीके से करा जाता है, वो मैं आपके साथ बैठ के आपको करवाऊंगा. तभी आपके चांसेस ऑफ गेटिंग पास इन द एग्जामिनेशन विल स्काई रॉकेटेड. ओके, तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल इंसाइट से भरी हुई क्लास होने वाली है, एंड बहुत सारी क्वेश्चन हैवी क्लास होने वाली है. ओके, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इन चैप्टर के साथ साथ आपको चैप्टर के साथ साथ भी आपको नोट्स पढ़ते जाना है एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना. उसका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे यूट्यूब के कमेंट्स में सेक्शन में लिख देना, नहीं तो ऐप के अंदर भी एक फीचर है, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो. और फिर भी ना कुछ हो पाया तो लिंक्डइन पे जाना और मुझे उस पर मैसेज ड्रॉप कर देना. गॉट इट? अगर आप L1, L2 एंड L3 के स्टूडेंट्स हो, सो आई हैव केप्ट अ स्पेशल सेक्शन फॉर यू. यूट्यूब पोस्ट पे के सेक्शन जो होता है ना, उसके अंदर मैंने रेगुलर रोज़ सुबह 10 बजे एक क्वेश्चन अपलोड करूँगा. ठीक है, एंड दैट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके, फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा. उसको आपको क्या करना है,
उसको आपको एक MCQ बेस्ड होगा, आपको MCQ पे तो पहली बार टिक्का टिक्का मारना है, जो भी सही आंसर होगा आपका, उसके बाद नीचे उसकी रीजनिंग लिखनी है। सर हम तो L1 और L2 में है सर, हम क्यों रीज़न लिखें सर, वो तो L3 वालों के लिए। भाई L3 में भी तो जाएगा ना, और अगर तू ऑलरेडी L3 में और तू फेल हो रहा है तो भाई, या फिर देने वाला एग्ज़ाम, द मेन पॉइंट ऑफ गेटिंग फेल्ड इन द CFA L3 एग्जामिनेशन इज दिस, कि आप आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे, राइट? क्योंकि आपने वैसा कभी सोचा ही नहीं, L1 से L2 से आपको आदत ही नहीं पढ़ाई गई कि आप किस तरीके से आर्टिकुलेट कर सको। देयरफॉर यू नीड टू राइट दैट रीजन इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर टेकिंग द MCQ। गॉट इट? ओके जी, ओके। तो सर इसकी क्लास की कवरेज क्या होने वाली है, आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो भाई ये 6 चैप्टर है जो मैं कवर करूँगा L1 की फाउंडेशन में, फिर L1 पूरा का पूरा लेके आएंगे, L2 पूरा का पूरा लेके आएंगे, L3 पूरा का पूरा लेके आएंगे। कोई गेट कीपिंग नहीं रखने वाला कि मुझे कोई ऐसा कि मैंने कुछ आपसे बचा के रख लिया एंड कुछ चीज़ शेयर नहीं करी। नॉलेज तो ओपन एसेट है, राइट? जितना शेयर करो उतना बढ़ती है, तो मैं सभी शेयर करने वाला हूँ। एंड खाली सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं मिलने वाली चैनल के ऊपर, कि क्योंकि आपने अगर मेरा बजट का सेशन देखा होगा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में था। आप किसी और हाईलाइट्स उठा के देख लो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी जगह उठा के देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, राइट? तो हम इन जो चैप्टर्स कवर अप करने वाले हैं वो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर, एग्रीगेट आउटपुट प्राइस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल को, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी एंड करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है जी। नाउ सिंस दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, मैं इसमें बताने वाला हूँ क्या क्या हम इसमें कवर अप करेंगे। ओके, फर्स्ट लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस स्टफ। ओके, ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है। बेसिक फाउंडेशन वाली बात करेंगे। किसी का फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो भाई ये समझ भूल जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब कुछ भूल जा, ये वाली क्लास ख़त्म कर ले, उसके अलावा उसके ऊपर सब बिल्डअप हो जाएगा, L1 भी, L2 भी, L3 भी। सॉरी। अब आता है सेकंड, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। इसमें नॉर्मली माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको टेबल बना के नहीं बताने वाला मैं इसके अंदर डेप्थ में जाऊँगा और हर एक चीज़ खोल के रखेंगे इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सोल्यूशन किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है थ्रू डिफरेंट सिस्टम। फिर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, जिसमें 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। जिसने 11th-12th में जिसकी इकोनॉमिक्स थी उसको समझ में आ जाएगा पूरा, जिसकी नहीं थी उसको भी समझ में आ जाएगा पूरा, बस कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। ठीक है, चलो। सर इकोनॉमिक्स क्या होती है? पहले तो आप ये बताओ सर, इकोनॉमिक्स क्या होती है? हमें तो इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता। ओके, वेट अ सेक। ओके, लेट मी रीएडजस्ट द थिंग्स। नाउ एक बात बताओ कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं, राइट, डिज़ायर और जो हमारे मीन्स हैं, ओके, वो तो हमेशा आउटपेस करेंगे। मतलब कि जो आपकी नीड्स हैं वो हमेशा आउटपेस करेगी आपके मीन्स को। करेक्ट। कि जो भी मेरी रिसोर्सेज हैं, मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैं चाहता बहुत कुछ हूँ, ठीक है, बट मेरे पास उसको पाने के लिए बहुत कम साधन है। ये बात समझ में आ रही होगी। इससे क्या जनरेट होता है? इससे जनरेट होता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या जनरेट होता है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी है मेरे पास, ठीक है, और रिसोर्सेज की जो कमी है मेरे पास, उसका ऑल्टरनेट यूज़ भी किया जा सकता है। सर ये कैसे हो गया ऑल्टरनेटिव यूज़? ऑल्टरनेट यूज़ का मतलब ये कि अगर आपके पास लैंड है तो आप लैंड के ऊपर फार्मिंग भी कर सकते हो या उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। करेक्ट है। तो रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज़ भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम क्या आती है इकोनॉमी के अंदर? सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे इस बेसिक फिनोमिने के अंदर क्या आती है? ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गई, ये तो इसमें तो सभी कुछ आ जाता है, मेरे भी मीन्स कम है, मेरी भी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, राइट। इसको समझने के लिए अब ये वाली जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, नीड्स इज मोर देन मीन्स, और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज को समझने के लिए अब एक सब्जेक्ट का इजाद होता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, एंड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। नाउ ठीक है। तो रिसोर्सेज के सर हमने 2 नेचर देखे हैं,
पहला कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, दूसरा उसका ऑल्टरनेट यूज़ किया जा सकता है। करेक्ट है कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं एंड उसका ऑल्टरनेट यूज़ किया जा सकता है। एंड उससे हमने इकोनॉमिक्स का अभी हमने एक डेफिनेशनल एस्पेक्ट हमने तैयार किया। क्या? सो इकोनॉमिक्स को मैं कह सकता हूँ सर, इकोनॉमिक्स इज द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ scarce resources in a manner such that economic welfare can be maximized. So मैंने क्या कहा पहले? मैंने कहा कि भाई मेरी इच्छाएं ज़्यादा है मगर मेरे पास मीन्स कम है, दैट विल जनरेट द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ भी है। तो रिसोर्सेज के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका रिसोर्सेज, पहली बात तो स्कैर्स है, और दूसरा उसका ऑल्टरनेट यूज़ भी है। अब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ईजाद हुआ फॉर द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर जिससे सबका वेलफेयर हो सके, वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। ओके, ये है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। और ये कहाँ से आती है? ये सिंपली सोसाइटल कह सकते हो, सोसाइटी के एक इनहेरेंट नेचर की वजह से आती है, क्योंकि नीड्स इज ऑलवेज आउटस्पेस द मीन। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब दूसरी बात हम करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग में रखता हूँ कि भाई क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। यहाँ पे माइक्रो को हम कंपैरिजन करेंगे बाद में मैक्रो से। मैक्रो का मतलब क्या? मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब क्या? माइक्रो का मतलब छोटा। ठीक है, माइक्रो क्या चीज़ को पढ़ता है? माइक्रो पढ़ता है आपका स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो कंट्री लेवल को पढ़ता है, कंट्री लेवल पे क्या है। ठीक है, तो कंपैरिजन में आपको माइक्रो और मैक्रो पता होना चाहिए। सर स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के अंदर क्या क्या आएगा? तो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के अंदर आएगा आपका कंज्यूमर और आपका प्रोड्यूसर। सर कंट्री लेवल पे, मैक्रो लेवल पे क्या आएगा? मैक्रो लेवल पे आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल, जीडीपी, आपने नाम सुना होगा जीडीपी। ठीक है, उसके बाद आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो स्टेबिलिटी, कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। तो अगर हम माइक्रो को समझना है तो माइक्रो और मैक्रो को साथ में रख कर समझना पड़ेगा। माइक्रो मतलब छोटा, छोटा का मतलब क्या? छोटे का मतलब स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, और मैक्रो का मतलब बड़ा, राइट, एट द कंट्री लेवल। ओके, नाउ आई एम रबिंग द सेम बिकॉज मुझे माइक्रो को डेप्थ में लेके जाना है। अब एक बात सुनना। ओके सर जी, ठीक है, ये बात समझ ली हमने, माइक्रो मैक्रो क्या होता है। अब आगे बढ़ो। और भाई आगे बढ़ के हम कहाँ पहुँचे? ये माइक्रो के अंदर हमने ये पढ़ा, राइट, कंज्यूमर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं। सर कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है? कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आप और मैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हो गए। प्रोड्यूसर जिसने वो मैन्युफैक्चर करा होगा वो प्रोड्यूसर हो गया। करेक्ट। अब कंज्यूमर के पास प्रॉब्लम क्या है? कंज्यूमर के पास प्रॉब्लम क्या है? कंज्यूमर के पास प्रॉब्लम एक ये बात की है कि भाई उसके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम है, मेरे पास भी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम है जिसको मैं एलोकेट करके अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता हूँ। ओके, लिख के बताता हूँ। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ इनकम टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 3 प्रोडक्ट सामने रखे हैं, एक का कॉस्ट है 60, एक का कॉस्ट है 70, एक का कॉस्ट है 80। मैं सिर्फ तीनों में से एक ही चूज़ कर सकता हूँ। मैं कौन सा चूज़ करूँगा? मैं वो चूज़ करूँगा जिसमें मेरी सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, राइट। सपोज करो 3 बिस्किट्स ही रखे हैं सामने, एक आपका
मारियो का ले लो, एक आपका पार्ले जी ले लो, एक आपका ओरियो ले लो, राइट। तो मैं ओरियो चूज़ करता हूँ, ओरियो चूज़ करता हूँ। ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड, वो आपका हेल्थ हैबिट्स को ख़राब करता है। मैं ओरियो चूज़ करता हूँ बिकॉज वो मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेरे पास एक सर्टेन इनकम है एंड आई वांट टू मैक्सिमाइज माय यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइज माय यूटिलाइजेशन, और मैं कह सकता हूँ मैक्सिमाइज माय सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इज अ बेटर वर्ड देन यूटिलाइजेशन। आई वांट टू मैक्सिमाइज माय सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब सर प्रोड्यूसर के पास क्या प्रॉब्लम है? प्रोड्यूसर को ये प्रॉब्लम है कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, राइट। कौन सा चीज़ मैन्युफैक्चर करे, विच commodity to be manufacture that maximizes प्रॉफिट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक को संभालना, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक पे चलते हैं, स्पेलिंग क्वेश्चन नहीं लिखी, ठीक है। स्पेलिंग आपसे कोई नहीं पूछेगा आपका इंटरव्यू में, आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। एक तो बात ये दोनों हमें समझ में आ गई कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है और प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम क्या है। ये आपकी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का इजाद हुआ है। ओके, नाउ एलोकेशन ऑफ इनकम टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, इसके लिए थ्योरी बनाई गई है इकोनॉमिक्स में जिसे हम पढ़ते हैं अंडर द थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। और प्रोड्यूसर को समझने के लिए, प्रोड्यूसर की इस वाली प्रॉब्लम को समझने के लिए पूरी थ्योरी का इजाद हुआ है जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूस थ्योरी ऑफ सप्लाई, एंड हेंस जो हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं वो यहीं से आता है, ठीक है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक प्राइस थ्योरी भी आती है, प्राइस थ्योरी भी आती है। सर डिमांड सप्लाई क्या होता है, ये क्या होता है? डिमांड सप्लाई के लिए नेक्स्ट लेसन है, ये सिर्फ अभी सब बेसिक बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा दिमाग में रखोगे, जिससे आप फिर बाद में जब मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई फिर प्राइस थ्योरी समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ऑल्दो मैं वहाँ पर रिवाइज करवा दूंगा कि क्या चीज़ हुई थी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा बहुत ये देना पड़ेगा कि आप एकदम से सब कुछ मैं एडवांस में नहीं लेके जा सकता आपको, ठीक है। प्राइस थ्योरी क्या कहती है सर? प्राइस थ्योरी दो चीज़ कहती है। प्राइस थ्योरी कहती है आपका कि हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द कमोडिटी मार्केट, और दूसरा हाउ प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स, नीचे आ रहा है ना, हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो लिख दिया है, समझाता हूँ पूरा पर, ठीक है। ये है आपका, इस सेक्शन में हम लिखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एंड गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आपका ये हो गया आपका कंज्यूमर, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, सिंपल है बात। अब जो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए उसके लिए क्या है सर? उसके लिए थ्योरी ऑफ सप्लाई है। कंज्यूमर को कंज्यूम क्या करना चाहिए, क्या करेगा वो, उसके लिए थ्योरी ऑफ डिमांड है। मगर जो ये गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसका प्राइस कैसे हो, क्या होगा, उसको प्राइस थ्योरी बताती है, ठीक है। और क्या बताती है सर? वो बताती है कि प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एक आपको मैंने, आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, उसके अंदर में एक हमने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात करी थी, वो आज भी करेंगे क्योंकि वो आने वाली स्लाइड है। टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में हमने बात करी थी, जिसके अंदर हमने लिखा था कि आपका एक तरफ से हाउस होल्ड होता है और एक तरफ फर्म होती है। हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये प्रोवाइड करता है। और हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है,
राइटिंग संभालना, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। तो मेरे भाई जो उसने लैंड प्रोवाइड करा उसके लिए क्या चाहिए होगा, रेंट। उसे जो मैंने आपको लैंड प्रोवाइड करा, मुझे आपसे तो रेंट लेना पड़ेगा ना। लेबर के लिए क्या चाहिए होगा, वेजेस चाहिए होगी। कैपिटल के लिए क्या चाहिए होगा, इंटरेस्ट चाहिए होगा या फिर डिविडेंड चाहिए होगा। तो हाउ द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड, वो भी। और ये सारे इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसकी लैंड, लेबर एंड कैपिटल लगा के ही तो प्रोडक्शन होगी, लैंड लेबर लगा के ही तो प्रोडक्शन होगी। तो जो लगा के प्रोडक्शन होगी उसे हम कहते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो पेमेंट आ रही है उसके प्राइसेस को भी डिटरमाइन क्या करता है, कौन डिटरमाइन करता है, प्राइस थ्योरी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि बेस ऑफ, जब आप पढ़ते हो ना थ्योरी ऑफ डिमांड सुनते हो, थ्योरी ऑफ सप्लाई सुनते हो, प्राइस थ्योरी सुनते हो, तो उसका बेस रीज़न एक ही है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर के पास इनकम बहुत कम है, उसको अपना मैक्सिमाइज करना सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर के पास आपको वो किस कमोडिटी को प्रोड्यूस करे जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ये भी उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ ये हमने कवर अप कर लिया। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर हमने बात कर ली है, बट मैं फिर भी इसके अंदर अब भी और भी खोलता हूँ इसके अंदर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने बात क्या करी थी, हमने पहली बात तो ये करी थी, स्टडी एट इकोनॉमी लेवल, राइट। एंड इकोनॉमी लेवल पे हमने बात करी थी कि ये इकोनॉमी लेवल पे करके क्या करता है, ये सेंट्रल इश्यूज जो होते हैं ना इकोनॉमी में उसको एड्रेस करता है। सर सेंट्रल इशू क्या, सेंट्रल इश्यूज का मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जीडीपी, इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी आपको ये सब सिखाती है, जीडीपी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। मेरे साथ लिखते रहना, स्क्रैचिंग करते रहना, क्योंकि तभी पूरा समझ में आएगा, ठीक है। दोबारा आप नोट्स को रिवीजन करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बट मेरे साथ स्क्रैचिंग करते रहना, ठीक है। नाउ सर इसके अंदर भी कोई थ्योरीज होती हैं क्या, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो आपने बता दिया, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्राइस थ्योरी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, राइट। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, लेट मी बी एडजस्ट इट। हाँ, तो इसमें हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। सर क्या ये आप पढ़ाओगे हमें, आने वाले चैप्टर्स भाई इसके बेसिस पे ही हैं, मैं वहाँ पे भी समझाऊंगा, बट दिस इज़ इंट्रोडक्टरी क्लास एंड मुझे इसके आगे आपको कुछ चीज़ ऐसी बतानी है जिसमें जो CFA में कवर नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। तीसरा आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। सर ये मॉनेटरी पॉलिसी वही पॉलिसी नहीं है कि जो RBI बनाता है, हाँ भाई ये वही पॉलिसी है। फिर चौथा आता है आपका फिस्कल पॉलिसी, ये सब पढ़ते हैं इसके अंदर हम। आपने अगर बजट वाला सेशन सुनना होगा तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर मैंने ये मेंशन किया था, ये आपकी गवर्नमेंट बनाती है, राइट। सर और हम क्या पढ़ेंगे, सर फिस्कल पॉलिसी में तो बजट हो गया, इसके अंदर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर हमें ना समझ में नहीं आया ये थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, शॉर्ट में समझाता हूँ। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कितनी है, डिमांड इकोनॉमी कितनी है, और एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में कितनी है, उससे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन होता है, राइट। या फिर कह सकते हो एट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लेवल पे AD एंड AS क्या है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले सेशन जिसके लिए ही है। दीज आर ओनली द इंट्रोडक्टरी क्लासेस। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये इससे लिंक्ड है, इसका डायग्राम बनता है और उसके बाद उसके गैप्स को इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप पे मैप आउट होते हैं, बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, डिफरेंट कंट्रीज़ की मॉनेटरी पॉलिसी सबकी अलग होती है। CFA के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात है कि उसने ग्लोबल कंपैरिजन दिया मॉनेटरी पॉलिसी का। जब व्हेन आई वाज रीडिंग द CFA L1 ड्यूरिंग माय L1 डेज, तो तब बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया है, उसको हम और डेप्थ में जाएंगे, इंग्लैंड के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ब्राज़ील के बारे में, डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स के बारे में, US के बारे में, US का सेंट्रल बैंक कैसे वर्किंग करता है, सब कुछ खोलेंगे
इनके अलग अलग भाई चैप्टर हैं। अगर मैं इसी टाइम पे खोल दूंगा सारा का सारा तो ये सेशन में 2 दिन तक मैं बात ही करता रहूँगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन क्लास। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट की बजटिंग। आपको अगर एक्सपीरियंस करना है कि बजट कैसा होता है क्या नहीं होता है, तो बजट का एक सेशन जो लेटेस्ट बजट आया उसका मैंने डाल रखा है, जस्ट गो एंड वॉच द सेम। ठीक है, एक्सचेंज पता है, रेट तो पता ही है आपको। यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है। रुपी पर डॉलर गिरता जा रहा है और 100 पे सेंचुरी मारेगा वो, जहाँ तक अभी तक मेरा एस्टिमेट है। बट वो डिटरमाइन क्या होता है, डिटरमाइन क्या कैसे होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सबको डिस्कस करेंगे। उसका अलग चैप्टर है L1 में। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट सरप्लस, जो करंट सिचुएशन है कंट्री की इस टाइम पे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और अगर बजट में है तो बजट में तो ये सारे कॉन्सेप्ट लगाए हैं हमने। आप कहीं ना कहीं पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करे ही हैं हमने। ओके, आप सेशन देखना चाहते हैं नाउ। सर फिर तो आप माइक्रो और मैक्रो का जैसे सब करते हैं वैसे ही आप भी कर दो सर कंपैरिजन। ठीक है यार, मैं भी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। कंपैरिजन में क्या है, ठीक है। टेढ़ी हो गई क्या लाइन ये? हाँ, ये तो टेढ़ी हो गई है, सीधी करते हैं भाई। वेट अ सेक एंड हियर इट इज। ओके, वी गॉट दैट। अब आता है माइक्रो, इधर लिखते हैं, मैक्रो इधर लिखते हैं। कर दो कंपैरिजन सर। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द इकोनॉमिक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखी और प्रोड्यूसर लेवल पे हमने देखी, राइट। तो वो माइक्रो के अंदर कवर होगी और उधर आपका इकोनॉमी एज अ होल पे कवर अप होगी। लिखना चाहते हो लिखो, अच्छी बात है, याद रहेगा, रिटेन रहेगा, वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो भाई यही बेस क्लासेस समझ में आएंगे आपको कि ये सर ने बोला था कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, small unit level, small economic unit level, right? I am writing it जैसे कि आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, और यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी एज अ होल स्टडी होती है। ठीक है, सेकंड बात, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये क्या भूल गया, so this is basically ठीक है, बार बार हाथ लग रहा है वहाँ पे तो खुल रहा है। ठीक है, बेसिकली what we do in this, basically concerned with determination of output and price for an individual firm. दूसरा, determination of aggregate demand and aggregate supply। और मैं इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, do not copy this, determination of aggregate demand and general price level in the economy। एग्रीगेट आउटपुट लिख लो आप, इसे डिमांड छोड़ देना, इसे आउटपुट लिखना, तो डिमांड तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मगर इससे इस वाली स्लाइड से आपको पता लग गया होगा कि मैक्रो और माइक्रो में क्या पढ़ा जाता है इन डेप्थ। माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है, तो सभी बोल के निकल जाते हैं, मगर इन डेप्थ ये पढ़ते हैं हम। इसके अंदर जब हम पूरा का पूरा चैप्टर को खोलेंगे
राइट। उसके अंदर आप और ज़्यादा डेप्थ में चलेंगे, मगर ये डेप्थ में इतना नहीं था। आई अंडरस्टूड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सर मुझे ये पूरा खोल के बताओ, प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई खोल के बताओ। बट सी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम इसके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, सॉरी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो ये हो गया था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो, एंड लेट्स मूव टू द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ऑफ इकोनॉमी, सर इकोनॉमिक्स हमने समझ लिया, इकोनॉमिक्स किस चीज़ से आई है, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम क्या देखी थी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मगर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आया है, इकोनॉमी किसी जगह की होती है। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आया है, इकोनॉमी किसी जगह की होती है। इकोनॉमी किसी जगह की होती है, तो इकोनॉमी की सर डेफिनेशन क्या होती है, इकोनॉमी होती क्या है, ये तो बता दो हमें। तो इकोनॉमी की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आप ये देखोगे, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेवल एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। सर समझ में नहीं आया, पता है नहीं समझ में आया, जब भी तो खोलेंगे अभी से बैठ के। तो सर पर्टिकुलर एरिया, एरिया का मतलब क्या है सर, एरिया के अंदर आप या तो विलेज ले लो, सिटी ले लो, या कंट्री ले लो। विलेज इकोनॉमी भी होती है, राइट। अब सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट इस बात पे है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, राइट। इकोनॉमी का मतलब ये तो हो गया कि पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर एंड लेवल, पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर और लेवल, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 तरीके की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है उस एरिया में, बोलना स्टार्ट करो, हिंदी में बोलोगे, मातृभाषा में बोलोगे, मदर टंग में बोलोगे, एग्जाम इंग्लिश में आई अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, मगर हिंदी में बोलोगे तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। देर इज नथिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड दैट यू विल बिल्ड विद योर मदर टंग इफ यू अंडरस्टैंड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोडक्शन, दूसरा क्या है, दूसरा आपका कंजम्पशन, तीसरा आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है उस इकोनॉमी में, और चौथा आपका एक्सचेंज कितना हो रहा है। सर एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज रेट, नहीं भाई एक्सचेंज रेट नहीं है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सेल और परचेज हो रही है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर एंड लेवल क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी का नेचर एंड लेवल क्या है, तो उसको कहते हैं हम इकोनॉमी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर एग्जांपल दो, ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस इन 1947 हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी नॉर्मली इकोनॉमी थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। क्या सर उस टाइम पे इंडस्ट्रीज नहीं थी थोड़ी बहुत थी, मगर उसे हम पूरे एज ए इकोनॉमी एज अ होल को नहीं कह सकते, राइट। वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, और नेसेंट या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी कह सकते हो। कोई ज़्यादा हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं थी इफ़ यू कंपेयर इट विद द यूएस, राइट। तो उसे नेचर पूरे एज ए कंट्री की होल। अब विलेज इकोनॉमी कौन सी होती है, एग्रीकल्चर होती है, मगर सिटी इकोनॉमी कौन सी होती है, सर्विस सेक्टर ड्रिवन होती है, या मैन्युफैक्चर ड्रिवन होती है, और डिपेंडेंट ऑन सिटी टू सिटी। तो इकोनॉमी का मतलब इसे कहते हैं, ठीक है। अब सर प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी के अंदर, सर किस चीज़ को एड्रेस करने वाले हैं हम, सर ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। द सेंट्रल प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी इज 3 थिंग्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, सर हम क्या प्रोड्यूस करें, राइट। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। यही 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ इकोनॉमी बनाए गए हैं, हर एक कंट्री में ने अलग अलग बनाया था। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो जाके पढ़ना कि इसके बेसिस पे डिफरेंट इकोनॉमिक वॉर्स की नौबत आई है। इकोनॉमिक वॉर तो लड़ाई जाता है किसी भी फ्रंट पे, राइट। कोल्ड वॉर की सिचुएशन इसकी वजह से भी आई है। अभी हम आर्किटेक्चर पूरा डिस्कस करेंगे, रुको एक मिनट। नाउ
जो हमने पहला डिस्कस करा सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, इस पूरी प्रॉब्लम को खोलते हैं हम। व्हाट टू प्रोड्यूस, तीनों प्रॉब्लम को खोलेंगे। पहले हम प्रॉब्लम को खोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस को, ठीक है। उसके बाद हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। सो सर व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है, क्योंकि आप मेरे साथ ही लिख रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड दैट, कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड एंड सर्विसेज मुझे बनाने चाहिए अपनी इकोनॉमी के अंदर, और इन व्हाट क्वांटिटी, और किस क्वांटिटी में मुझे बनाने चाहिए, राइट। और ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से है। सो इसी अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाँ, ये मैं मेंशन करना भूल गया, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्योंकि ये कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, कि क्या बनाना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। आप सपोज करो अफ्रीकन इकोनॉमी है, अफ्रीकन इकोनॉमी में बैठ के प्लेन बनाओगे क्या? वहाँ पे खाने पीने की चीज़ होगी यार, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बनेगी पहले, राइट। सोमालिया में देखो, सोमालिया में तुम क्या करोगे पहले? सोमालिया जो अफ्रीकन एक नेशन है, उसके अंदर वहाँ पे क्या करोगे आप? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो वहाँ पे जाके प्लेन थोड़ा बना लोगे भाई। तो वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये होती है कि वहाँ पे बहुत सारे राइट्स हो जाते हैं भूख की वजह से, राइट। फूड राइट्स हो जाते हैं। तो हमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी बनाना चाहिए। पहली बात तो सबका पेट भरा होगा या फिर थोड़ा बहुत बेसिक इनकम होगी, तब तो जाके सब कंट्रोल में आएंगे। फिर हम थोड़ा मैन्युफैक्चर के बारे में सोच सकते हैं, फिर सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जा सकते हैं, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं। तो ये सीक्वेंस लगती है ना, एकदम से कोई मैन्युफैक्चर नहीं करने लग जाएगा। सो दिस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम की व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। सर हाउ टू प्रोड्यूस कैसे? सर हाउ टू प्रोड्यूस भाई इसलिए क्योंकि अब एक बात समझो ना, बात को, कि आप बनाओगे किस तरीके से। आप लेबर इंटेंसिव लगाओगे या कैपिटल इंटेंसिव लगाओगे? दो सिचुएशन आती है ना व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस में। आप एक ही प्रोडक्ट को, सपोज करो आपको एक क्लोथ बनाना है, एक कपड़ा बनाना है, वो हैंड से भी बन सकता है और वो टेक्नोलॉजी से भी बन सकता है। तो आप लेबर इंटेंसिव, लेबर के थ्रू बनाओगे या फिर कैपिटल के थ्रू बनाओगे? कैपिटल इंटेंसिव करोगे, मतलब आप मशीन्स के थ्रू बनाओगे, ऐसे समझ लो। लेबर मतलब कि जो लेबर अवेलेबल होती है, ठीक है। लेबर के थ्रू बनाओगे या फिर आप मशीन्स के थ्रू बनाओगे? क्या डिसीजन लोगे आप? अब सपोज करो आपकी इंडियन इकोनॉमी है, आप 1947 में आज़ाद हुए, आपको कपड़ा बनाना है, तो उस टाइम पे तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस टाइम पे लेबर इंटेंसिव पे जाऊँगा। मगर अगर अब मेरी इकोनॉमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, राइट, एंड इस टाइम पे कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स, कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रैटेजीज जो लोग डिप्लॉय कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, कैपिटल को लेकर, मशीन्स को लेकर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो मैं इस टाइम पे मशीन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो मेरे पास, क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की तो मेरे पास दिक्कत नहीं है इस टाइम पे, राइट। सो हाउ टू प्रोड्यूस इज दिस थिंग, ठीक है। नाउ एक और आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाए सर, किसके लिए बनाए? तो उसके लिए, इसके लिए डिपेंडेंट होती है आपकी इनकम सोर्सेस। इनकम सर कैसे? सर इनकम का कैसे मतलब? इनकम ऑफ कंज्यूमर्स डिपेंडेंट होती है। सपोज करो आपने एक पिज़्ज़ा शॉप खोली और आप एक यूनिक पिज़्ज़ा बनाते हो, और आपने उसकी सोर्सिंग करी है, आपने लाइसेंस लिया है या फिर कुछ भी करा है, आपने फ्रांस से जैसा पिज़्ज़ा बनाते हो, और आपने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी है जो एक बहुत स्पेशल वैरायटी का पिज़्ज़ा बनाती है। नॉर्मली जो डोमिनोज का पिज़्ज़ा अवेलेबल होता है वो मार्केट में 150 से 200 रुपये का होता है, मगर आप उसके लिए चार्ज करते हो 2000 रुपये, क्योंकि आपका पिज़्ज़ा यूनिक है, राइट, आपका पिज़्ज़ा यूनिक है। अब जो आप 2000 रुपये चार्ज कर रहे हो, वो कहाँ पे बेचोगे? गांव में बेचोगे? नहीं बिकेगा वो। मगर अगर आप हाई क्लास सोसाइटी में बेचोगे या हाई राइजेस में बेचोगे, बहुत जैसे मुंबई सिटी में बेच दिया या गुड़गांव में बेच दिया, जहाँ पे बहुत पॉश एरिया है, जिनको नए नए फूड एक्सपेरिमेंट करने हैं, उन्हें बेचोगे, तो वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि किसके लिए बना रहे हो आप, राइट। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के अंदर आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस।
ओके, इस इकोनॉमी से बचने के लिए, इस इकोनॉमी के सल्यूशन के लिए, इस इकोनॉमी की प्रॉब्लम के सल्यूशंस के लिए 3 मार्केट स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। 3 डिफरेंट इकोनॉमीज़, वर्ल्ड में सिर्फ 3 डिफरेंट इकोनॉमीज़ निकल के आती हैं, और वो 3 डिफरेंट इकोनॉमीज़ का नाम है, पहला है आपका मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा है आपका मिक्स इकोनॉमी। अब समझ में आ रहा है? जब मैंने इसे वर्ल्ड हिस्ट्री से लिंक करा था, इसे मैं ये लिख दूं और इसको मैं ये लिख दूं, तो ये क्या कोल्ड वॉर की सिचुएशन में था? नहीं, बिल्कुल था। यही तो रीज़न था। ये रीज़न था या नहीं था? बताना मुझे कमेंट्स में। There are many reasons, of course there are many reasons, everyone want to become a world power, but this is the prime reason from the economic point of view, right? And mixed economy is India, correct? तो इन तीनों प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है, तीनों प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है सर, वो इन तीनों इकोनॉमी के द्वारा ही सॉल्व करा गया है, इन दीज 3 डिफरेंट इकोनॉमीज। कैसे करा गया है, क्या एस्पेक्ट है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन होगी? मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन होगी बताओ? तो मार्केट में प्रोडक्शन होगी व्हाट टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? प्रोड्यूसर वही चीज़ बनाएगा जिसकी डिमांड है, जिससे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके। ये उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, राइट? एंड वो सर हाउ टू प्रोड्यूस कैसे लगाएगा? सर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मार्केट इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी है, सब कॉम्पिटिटिव हो रखे हैं, सबको वो प्रोडक्ट बनाना है जिससे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। तो अब बताओ वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? लेबर इंटेंसिव लगाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे? ऑब्वियसली वो कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे, राइट? किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो मैं रिच को बेचूंगा, सेल टू रिच नॉट टू पुअर। और एक बिजनेस में स्टेटमेंट भी तो है, अमीर को बेचोगे तो तुम खुद भी अमीर होंगे, पुअर को बेचोगे तो तुम पुअर रह जाओगे, राइट? बिजनेस में है ये, सोसाइटी में नहीं चलता हर चीज़, और हर चीज़ बिजनेस नहीं होता, ठीक है? तो मार्केट इकोनॉमी एक ही है। अब आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है सर? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है? सेम एग्जांपल अफ्रीका की सोमालिया कंट्री है, जहाँ पे फूड के नाम पे राइट हो जाते हैं। वहाँ पे तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चलेगी ना पहले, या पहले वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई डाल दोगे? वहाँ पे तो पर कैपिटा इनकम नहीं है, वहाँ पे तो कैसे डालोगे वहाँ पे? तो व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करता है? व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी। एंड क्या प्रोड्यूस करना है वो होता है आपका कि वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस करता हूँ, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस करता हूँ जिससे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके, सो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मैक्सिमाइजेस सोशल वेलफेयर। ये क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ सर मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट? नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, अब वही सोमालिया वाली, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव लगाओगे? नहीं लगाओगे, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव लगाओगे। लेबर को लगाओगे भाई तू लड़ मत, काम कर यहाँ पे फील्ड के अंदर, उगा और साथ में बैठ के खाएंगे, करेक्ट? अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे सबके लिए, मतलब पुअर टू रिच, बट प्रायोरिटी आपको पुअर को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है? अब कौन सी इकोनॉमी बेटर है, कौन सी इकोनॉमी सही है, वो डिपेंड करता है कंट्री की सिचुएशन पे। उसमें लड़ाई की बात नहीं होती कि भाई ये बढ़िया है, ये सही है। हर चीज़ का येस एंड नो आंसर नहीं होता, हर चीज़ के सिचुएशनल आंसर होते हैं, ठीक है? अब आता है मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल मैंने दिया था इंडिया का, राइट?
मिक्स इकोनॉमी मतलब कि देयर आर सर्टेन सेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, देयर आर अदर सेक्टर्स नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सर एग्जाम्पल दो, सर एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं जाने देंगे सर आपको। सर लो जी एग्जाम्पल ले लो, रेलवे, राइट, एंड अदर सेक्टर कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप क्लोथ ले सकते हो, यहाँ पे आप क्या लोगे, और क्या कहते हैं, क्लोथ हो गया तो सारा एफएमसीजी सेक्टर आ गया। आप हॉस्पिटल सेक्टर भी ले सकते हो, बट ये जॉइंट कंट्रोल के अंदर आता है, जहाँ पे आपका गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है कुछ सेक्टर्स को और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं, ठीक है। एजुकेशन भी ले सकते हो, फ्री है, थोड़ा रेगुलेशन तो रहेगा भाई, राइट। हाउ टू प्रोड्यूस, नाउ हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे सारा मिक्स है, ऊपर नीचे का मिक्स करो, आंसर आ जाएगा, राइट। जो हमने आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में पढ़ा था और इसमें पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी का, यहाँ पे मिक्सचर है। कहाँ गया, मिक्सचर 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 मिक्स इकोनॉमी, राइट। तो मिक्स आ गया यहाँ पे, करेक्ट। एंड सर इसके अंदर अब ये तो हमने 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़ ली और ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, राइट। अब हम थोड़ा चलते हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस आया था, फिर मैंने बताया था आपको कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में क्या है, उसके 3 डिफरेंट इकोनॉमिक्स का वर्जन क्या है, ओके। अब थोड़ा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे चलते हैं, जिसमें आपको एक बात ज़रूर समझनी है, वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड इट्स फेसेस। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसे कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये होता है, देखो सर्कुलर इनकम फ्लो से समझने से पहले इसके फेजेस समझो पहले, और फेजेस से पहले आप एक आर्किटेक्चर समझो। एक तरफ है आपका हाउस होल्ड, जैसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, और एक तरफ है आपकी फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, सर आपने बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करता है। सर फर्म जो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, वो कौन कंज्यूम करता है? सर वो कंज्यूम करता है हाउस होल्ड, गुड्स एंड सर्विसेज। सर जो हमने फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके बदले भी तो कुछ चाहिए होता है ना? हाँ चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। वो क्या चाहिए होता है? लैंड के लिए मुझे रेंट चाहिए, लेबर की जगह मुझे वेजेस चाहिए जो मैंने लेबर प्रोवाइड करी हैं, और कैपिटल के ज़रिए मुझे अपना इंटरेस्ट या डिविडेंड चाहिए। और जो हाउस होल्ड होता है वो परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको क्या देता है? इसको देता है अपना एक्सपेंडिचर, अपनी इनकम में से जो वो खर्चा करता है वो कहाँ जाता है? फर्म के पास जाता है, ठीक है। यही सिनेरियो बनता है, यही सिनेरियो बनता है। मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, अगर कुछ मिस आउट हो गया हो, ठीक है। यही सिनेरियो बनता है। सर आपका डायग्राम तो बहुत गंदा है भाई, मैंने अच्छे भी रखे हैं, बताता हूँ, दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये अच्छा भी रखा है क्योंकि मेरे से नहीं बनता, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे समझाना है तो मुझे समझाना है यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है जनरेशन ऑफ इनकम एंड उसका फ्लो बनाना, ठीक है। और उसके फेजेस आपका ये होते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्शन फेज होता है, दूसरा फेज होता है आपका इनकम फेज, और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। सो प्रोडक्शन फेज में तो आपका प्रोडक्शन फेज कैसा हुआ? सर जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम फेज किसे कहते हैं हम? इनकम फेज कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन फेज में आपकी जनरेशन होती है इनकम की, इसी के अंदर है, अभी मैं मैप करके पूरा बताता हूँ। इसके अंदर जनरेशन ऑफ इनकम, यहाँ पे आता है इनकम फेज के अंदर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मुझे बताना कहाँ पे क्या क्या है। और एक्सपेंडिचर में आता है, एक्सपेंडिचर फेज में, डिस्पोजिशन फेज में आता है एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तो एक्सपेंडिचर का हो रहा है, सर कुछ और हाईलाइट इस्तेमाल करो, ठीक है यार, रुको एक मिनट। एक्सपेंडिचर फेज ये रहा, ठीक है। इनकम फेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये रही,
ठीक है। एंड प्रोडक्शन फेज आपका लैंड लेबर गुड्स एंड सर्विसेज वाला हो गया, राइट। तो प्रोडक्शन फेज में सर ये वाला आता है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन में क्या लगता है, लैंड लेबर एंड कैपिटल। तो मैं सर क्या ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ, इसको मैं वेट अ सेक क्या लग गया, 1 इसे देता हूँ, 2 इसे देता हूँ, 3 इसे देता हूँ, 4 इसे देता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्शन फेज में 1 एंड 2 हो गया, इनकम फेज में आपका 3 हो गया, एंड डिस्पोजिशन फेज में आपका 4th हो गया, राइट। देन दिस विल जनरेट अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको दिख रहा होगा कि मैंने लैंड लेबर कैपिटल प्रोवाइड करी, उससे मेरी रेंट आया, वेजेस आया, इंटरेस्ट आया, उसको ही मैंने खर्चा करा फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द फर्म हैज़ प्रोड्यूस। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेफिनेशन आपको इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपके दिमाग में छपना चाहिए। डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से मैं आपको बुकिश डेफिनेशन बता दूंगा, बट उसका कोई पर्पस नहीं है। सर्कुलर फ्लो में ये सर्कल याद आना चाहिए, करेक्ट है। और उसके 3 फेजेस है, एक तो प्रोडक्शन फेज है, प्रोडक्शन फेज में भाई लैंड लेबर कैपिटल मैंने प्रोवाइड करी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, ठीक है। इनकम फेज में जो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड लेबर कैपिटल, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। ये जो मैंने प्रोवाइड करे थे, इसके बदले में मुझे क्या आया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, राइट। और उसके बाद सर मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया for the purchase of the goods and services, and hence it will come close, or I can say it will complete the circular flow of income, right। तो इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की को समझना, और इसके 3 फेजेस है किए हैं। डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ आपको इंटेंशनली, क्योंकि मैंने डेफिनेशन बताई तो वो बहुत इरेटिक से डेफिनेशन दे रखी है, जो और नोट्स मैंने रेफर करें वो नहीं बता रहा हूँ। इस चीज़ को याद रखो, इसके बेसिस पे सारा आगे डिस्कशन होने वाला है। अब सर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो मतलब मनी का फ्लो, रियल फ्लो मतलब मनी का फ्लो नहीं है, ठीक है। मनी फ्लो जिसमें मनी का फ्लो हो रहा हो, रियल फ्लो जिसमें मनी का फ्लो नहीं हो रहा हो। हिंदी में समझो, सिंपल समझो, हमें वहाँ पे जाकर रट्टा मार के लिखना नहीं है, समझना है, और हमारे समझ इंपॉर्टेंट है मोर देन एनी रट्टाफिकेशन। इसलिए तो मनी का फ्लो सर जो ये वाला जो हमने ये देखा था ना, ये वाला डायग्राम बनाया था खुद अपने से हाथों से, ऑल्दो बहुत ज़्यादा गंदा बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ड्राइंग में हमेशा डी आया है, ठीक है। तो तो ऐसे ही रहेगा, बट मैं थ्रू सम पिक्स और समथिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, इसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर में हमने देखा था, पहले में हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। कैपिटल और एंटरप्राइज में फ़र्क इतना ही है, एंटरप्राइज इन दोनों को आप कैपिटल ही समझो, क्योंकि एक में इंटरेस्ट आ रहा है, एक में डिविडेंड आता है, ठीक है। एक ही समझो, मैं एंटरप्राइज को हटा देता हूँ तो लैंड लेबर कैपिटल ही है। कैपिटल का मतलब या तो मैंने लोन दे दिया या मैंने इक्विटी परचेज कर ली उसकी, मतलब उसके धंधे में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसने फिर बनाया गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने कंज्यूम करा। अब पैसे का लेन देन का है सर, पैसे का लेन देन राइट में क्या है, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज, एंड द सेकंड पार्ट इज फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट, जो हमने डिस्कस करी थी। हमने फिर फाइनल डायग्राम पे तो यहाँ पे पहुंच गए थे ना हमने, ये 2 सेक्टर मॉडल है कि सर इसके अंदर हमने फैक्टर फॉर प्रोडक्शन दिया था बिजनेस को, फिर उसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी थी। जो हमने फैक्टर प्रोडक्शन दिया था उसके एवज में हमने पर्सनल इनकम जनरेट करी थी, और जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं फर्म के पास उसे हमने खरीदा था, वो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। ये 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, सर्कुलर फ्लो को कंप्लीट करता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, वो आपको अभी आने वाले टाइम पे पता लगेगा जब मैं 3rd सेक्टर और 4th सेक्टर पे पहुंचूंगा। ये 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये क्या है, जितना मेरे पास पैसा आता है, जितना मेरे पास इनकम आती है इज इक्वल्स टू माई एक्सपेंडिचर। माई इनकम बिकेम माई एक्सपेंडिचर। क्या ये रियलिटी में होता है रियलिटी में कि मैंने 10,000 रुपये कमाए और 10,000 के 10,000 मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया? बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। इसके अंदर कुछ तो सेविंग होती है, कुछ तो बोरोइंग होती है, राइट। वो किससे होती है? वो फाइनेंशियल मार्केट से होती है। ये वाला एजम्पशन होल्ड नहीं करता। तो अब हम 2 सेक्टर ऑफ मॉडल विद द फाइनेंशियल मार्केट करते हैं। यह है 2 सेक्टर मॉडल, राइट। अगर मैं अपने हैंड राइटिंग में बनाता तो समझ लो कैसा बनता, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ पिक, तो ये समझो।
देयरफॉर पहले हम वो चीज़ पकड़ते हैं जो हमें पता है। सर ये तो छिप गया, रुको इसे वापस लेके आता हूँ। आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक है, हिलाते नहीं है वैसे। तो हमने पहले क्या सर प्रोवाइड करा, हमने इसको प्रोवाइड करा फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करा फर्म को फैक्टर सर्विसेज। हाँ, फर्म ने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हमने सर फैक्टर पेमेंट भी इससे रिसीव करी, जो हमने लैंड लेबर कैपिटल प्रोवाइड करी थी उसके एवज में हमने जो रेंट ले रहे थे, वेजेस ले रहे थे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ले रहे थे, वो ले लिया। और हमने फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कर लिया सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कर लिया, ठीक है। पिछले वाले में क्या हो रहा था कि जहाँ पे हमारा होता है इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, मगर अब तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये रियलिटी में भी नहीं होता है। तो टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो नॉर्मली इकोनॉमी से, प्रेजेंट इकोनॉमी से रिलेट करता है, मगर एग्जैक्ट रिलेट नहीं करता, वो फोर्थ सेक्टर करता है। फोर्थ सेक्टर पढ़ाऊंगा भी, रुको। तो फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन आते हैं सर, तो फाइनेंशियल सिस्टम में सर आते हैं आपके बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। इसके अंदर क्या करते हैं सर, इसके अंदर हम करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में हाउस होल्ड अपनी सेविंग करता है। अगर मेरा इनकम, सपोज करो मेरी इनकम है और ये मेरा एक्सपेंडिचर है, राइट है, ये मेरा रिजल्ट आएगा आर, ठीक है। अगर मेरी इनकम 10,000 है और मेरा एक्सपेंडिचर 12,000 है, तो मैं तो 2K की तो बोरोइंग करूँगा, 2K की तो आप बोरोइंग करोगे, ठीक है। अगर आपकी इनकम 10K है और एक्सपेंडिचर 8K है, तो आपकी 2K की सेविंग होगी, ये बोरोइंग होगी, ये सेविंग होगी, राइट। तो इस तरीके से चलता है हाउस होल्ड और फाइनेंशियल सिस्टम का इंटरेक्शन। अब ऐसी फर्म का होता है, फर्म को अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, डिमांड ज़्यादा आ गई है, तो वो बोरो कर लेगा बैंक से, अदरवाइज वो सेव करके रखेगा एफडी में या करंट अकाउंट में, तो कहाँ ही सेव होगा, एफडी में सेव करके रखेगा, इन्वेस्टमेंट में सेव करके रखेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करके, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि हमने टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से हम उठा रहे हैं। अब आता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज़ अ गवर्नमेंट सेक्टर। सर ये गवर्नमेंट सेक्टर क्यों आ गया सर, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता जाता है? कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है यार, जो हमें पहले चीज़ पता है उसके ऊपर तो बिल्डअप कर रहे हैं। कैसे सर, तो पहले आपने क्या करा था, पहले आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। मैं मार्किंग करता जाता हूँ तो ईजी हो जाएगा आपको। डायग्राम चाहते हो तो बना लो, कोई इशू नहीं है, नहीं तो ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, 3 सेक्टर इकोनॉमी डालना, पता लग जाएगा। कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फैक्टर सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी थी, राइट। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज बने थे, आपके पास फैक्टर पेमेंट्स आई थी, मतलब फैक्टर इनकम आई थी, फिर आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा था, फिर हमने सर ये फाइनेंशियल सिस्टम का मैकेनिज्म समझ लिया। अब गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट को टैक्स देते हो आप, सब टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट टैक्स किससे कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, हाउस होल्ड से भी टैक्स कलेक्ट करती है, और आपका फर्म से भी, जो प्रोड्यूसर है उससे भी टैक्स कलेक्ट करती है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता है, यहाँ पे इनकम टैक्स होता है या जीएसटी होता है। यहाँ पे कौन सा होता है सर, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगता है, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी, गवर्नमेंट परचेज भी करती है, सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है फर्म से। गवर्नमेंट को कोई सामान चाहिए जो गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस नहीं करती, तो परचेज करेगी ना, और परचेज किससे करेगी, जो उसकी कंट्री के अंदर खुद कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उससे परचेज करेगी, करेक्ट। तो उसके लिए पैसा देगी फर्म को, ये एरो सिंबल उसके लिए इंडिकेट करता है, ठीक है। हम 7 तक पहुंचे थे, 8 तो हो गया, राइट। और कुछ लोग होंगे जो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं, राइट, और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी बांटती है, गवर्नमेंट आपके स्कीम्स के द्वारा आपको फ्री राशन वगैरह सब बांटती है। जो स्कीम्स एंड राशन वाली स्कीम्स है वो आपकी आती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। स्कीम्स एंड राशन याद रखो, रटना नहीं है, समझना है। स्कीम के द्वारा जो मेरे पास पैसे आया, राशन के द्वारा पैसा आया, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट है, या स्कॉलरशिप के द्वारा पैसा आया। वेजेस जो, अगर मैं गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करता हूँ तो गवर्नमेंट वेजेस भी देती है, राइट। तो हमने इसके अंदर 9 कंपोनेंट्स पढ़ लिए इन द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ईजी है, सिंपल कर देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था पहले सर, हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा था। फिर सर इसके अंदर आप फाइनेंशियल मार्केट लेके आ गए, और सर अब आप इसे गवर्नमेंट सेक्टर लेके आ गए, ठीक है। अब एक लास्ट और है, हिम्मत मत हार भाई, ये लास्ट समझ के जाइयो।
ये रहा लास्ट, फॉरेन सेक्टर। रुको 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ यार। ठीक है, फिर से वही अपनी एक्सरसाइज करते हैं इजी समझने के लिए, रिपीट करो मेरे पीछे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा था सर, पहले हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा था, नहीं दिख रहा होगा अभी, राइट, अब दिख रहा होगा शायद, हाँ अब दिख रहा होगा। तो अब ये कहाँ पे है, ये ढूंढो, ये ढूंढो, ये ढूंढो ढूंढो ढूंढो, है नहीं क्या इसके अंदर? गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया, सेविंग एंड बोरोइंग हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, चलो चलो चलो, ओके। तो इसके अंदर इन्होंने वो नहीं बताया, मैं फिर भी लिख देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, वेट अ सेक। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लैंड लेबर और कैपिटल है। स्टॉप करके बना लेना डायग्राम, हेल्प करेगा। अपने हाथ से बनाओगे मोर देन आप ऑनलाइन पिक उठाने से बेटर है, हेल्प करेगा। ऐसी नहीं तो मिस्टेक्स होती रहेंगी। ये मैंने ऑनलाइन ही उठाया था किसी पिक के अंदर से, क्योंकि मैं अगर बनाने गया तो मेरी ड्राइंग तो भाई डी ग्रेड की है। ठीक है, और हाउस गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया कि फैक्टर पेमेंट रिसीव होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। फिर हमने गवर्नमेंट के अंदर हमने ये देख लिया कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं, टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को जाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है फर्म को, फर्म टैक्स पेमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट परचेज भी करती है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म, राइट। और कुछ फैक्टर पेमेंट्स भी होती है। फैक्टर पेमेंट्स सर, फैक्टर ऊपर तो आपने कहा था कि वेजेस एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स ही बोला था आपने, भाई ये वेजेस वाला ही है, ये समझो। क्योंकि सी गवर्नमेंट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड, राइट। अगर आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आप देखोगे तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे डिसीजन कौन कर रहा है? तो गवर्नमेंट खुद भी तो प्रोड्यूस करती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, राइट। गवर्नमेंट की कंपनियां खुद की होती हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। सपोज करो रेलवे के अंदर से सब काम कर रहे हैं, वो कहाँ पे आएंगे? उनकी सारी पेमेंट वेजेस की कहाँ पे आएगी? वो फैक्टर पेमेंट के अंदर आएगी। ट्रांसफर पेमेंट्स कहाँ आएंगी? ये सारी स्कॉलरशिप्स और स्कीम का पैसा है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया था सर। अब आता है हमारा फॉरेन सेक्टर। ये यहाँ तक की इकोनॉमी, हमारी इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, मगर जब ये फॉरेन सेक्टर आएगा ना, ये सब कुछ काम बिगाड़ देगा। कैसे 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 सर? कैसे सर? फॉरेन सेक्टर में क्या होता है कि फॉरेनर्स को, फॉरेन में मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इंपोर्ट करता हूँ या एक्सपोर्ट करता हूँ, राइट। तो अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो उसके लिए पेमेंट लगती है, राइट। पेमेंट या तो हाउस होल्ड भी इंपोर्ट कर सकता है। हाउस होल्ड जैसे सपोज करो मुझे आईफोन चाहिए, राइट, तो मैंने इंपोर्ट करा आईफोन, राइट। अब फर्म को भी इंपोर्ट करना पड़ सकता है जस्ट फॉर अ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मेटल्स, आपने बहुत न्यूज़पेपर में नाम सुना होगा, भर रखा है न्यूज़पेपर आजकल कि रेयर अर्थ पे चाइना की मोनोपोली है। ठीक है, हम रेयर अर्थ बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आता है, बहुत कंप्यूटर्स तो नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आता है, राइट। तो वो हम इंपोर्ट करते हैं सपोज करो, एंड हम फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट करते हैं कुछ। तो वो फर्म इंपोर्ट कर रही है एज अ इनपुट टू प्रोसेस समथिंग, एज एन इनपुट टू प्रोसेस द आउटपुट। ओके, तो पेमेंट फॉर द इनपुट्स उसके लिए भी होगी, राइट। अब जो फर्म है वो, जैसे फॉरेन की कोई कंपनी से हमने इंपोर्ट करा, ऐसी हमारी कंपनी तो फॉरेन सिटीजन को एक्सपोर्ट कर सकती है, तो एक्सपोर्ट का पैसा मिलेगा। ओके, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स सर, यहाँ पे कोई स्कीम्स फॉरेन सेक्टर वाले स्कीम देते हैं, कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस स्कीम चलाती हैं, बहुत सारे पैसे मिलते भी हैं, एज अ बोरिंग भी मिलते हैं, एज अ ग्रांट भी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप की तरह दे के देखो। सपोज करो हार्वर्ड स्कूल और लंडन बिजनेस स्कूल इज प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप्स, ओके, तो वहाँ पे नेट ट्रांसफ़र पेमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब लास्ट जो पॉइंट है वो है पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज। जैसे आई एम एम्प्लॉयड टू US ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो दे आर पेइंग मी, they are paying for my services, they are payment, so the payment for the factor services I will receive. Okay, so this covers the entire four sector economy. The foreign sector we have covered. पहला, import कर सकते हैं, हाउस होल्ड भी import कर सकता है, हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन के लिए import करेगा, फर्म import करेंगे just to process those things to produce an output, या फिर वो ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। सपोज करो चाइना से माल लेके यार बेचते हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, वो भी चलता है। अब नेट ट्रांसफर पेमेंट भी रिसीव होती है सपोज, एंड दैट कम्स अंडर द स्कॉलरशिप एज अ एग्जांपल याद रखना। पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज, मैंने बाहर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो वो लोग मुझे पेमेंट करते हैं, दैट इज अ पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज
फॉर द हाउस होल्ड, ठीक है। सो दिस कवर्स द 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो सर हमने अब क्या क्या कवर कर लिया, एक बार जाते जाते एक बार देख के जाते हैं। तो हमने इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, मैक्रो माइक्रो कवर कर लिया, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम कवर कर लिया, सोल्यूशन मैन्युफैक्चर थ्रू डिफरेंट सिस्टम जो हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और अपने मार्केट फ्री इकोनॉमी देख लिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देख लिया, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर ये सब कुछ देख लिया हमने, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट्स द सेशन ऑफ टुडे गाइस। सो if you are hearing this till the last moment, so stay tuned for more. This is just a trailer, ठीक है। इतना डेप्थ में कोई ऑनलाइन मैंने नहीं देखा पढ़ाते हुए, बट यू विल अप्रिशिएट दिस थिंग कि ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो गया है। एंड अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ आना है, क्योंकि बहुत कुछ कवर्ड है आपके CFA के सब्जेक्ट में, एंड बहुत सारा इन डेप्थ डिस्कशन भी करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। जब तक अपना ख्याल रखो, अपने चाहने वालों का ख्याल रखो, एंड अपने देश का ख्याल ज़रूर रखो। टाटा, बाय बाय, सी या।